हमको समझना है बेसिक सबसे पहले कोप्राइम नंबर क्या होता है। कोप्राइम नंबर क्या होता है? कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसे दो नंबर जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि मैं लिखूं 2 और 3, 2 को कैसे फैक्टराइज कर सकता हूं? 2 इंटू 1 में, और 3 को 3 इंटू 1 में। इसमें 1 ही कॉमन फैक्टर है ना दोनों में, तो ये कहलाएंगे कोप्राइम नंबर, ठीक है। यदि मैं लिखूं 15 और 5, तो क्या ये कोप्राइम नंबर है? देखते हैं, चेक करते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 1 और 5 इंटू 1, तो देखिए इसमें 1 तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन 1 के अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों नंबर जो है ये कोप्राइम नहीं कहलाएंगे, और ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? कोप्राइम कहलाएंगे, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर आप समझ गए होंगे कि केवल 1 ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 5 भी कॉमन फैक्टर मिल गया, तो ये 15 और 5 जो है कोप्राइम नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यदि मैं लिखता हूं 4/6, तो क्या ये क्या ये कोप्राइम नंबर है? तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। क्यों? इसको हम फर्दर डिवाइड अभी कर सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 2 2 4 और 2 3 6, ठीक है। तो ये 4/6, 4 और 6 जो है ये कोप्राइम नहीं है, लेकिन ये 2 और 3 कोप्राइम है, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर यदि अपॉन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि इनको अपन फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, काट कूट के फिर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर आपने समझ लिया। हमको समझना है रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जैसा कि आप जानते हैं, इसको अपन अपॉन में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर रैशनल नंबर, ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 3 हो गया, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 क्या लिख सकते हैं, तो ये रैशनल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो इररेशनल होते हैं, जिनको अपन अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्या रीजन है उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता होती। एग्जांपल के तौर पे ले लें √2, √3, ठीक है। ये सारे नंबर √2 की क्या वैल्यू है? 1.414 डैश 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 आती जाती है, ठीक है। √3 की क्या वैल्यू है? √3 की क्या वैल्यू है? 1.7320 डैश 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 आती जाती है, ठीक है। तो इसकी अपन को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो हम इसको कैसे अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे? यदि हमको दिया हो 3.758, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं करना, हमको पॉइंट हटाने, नीचे 3 जीरो लगाने हैं, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं है ना इसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली है, तो इसीलिए हम √2, √3 टाइप के नंबर को अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसीलिए ये इररेशनल नंबर कहलाते हैं। √2, √3, √5 ये सारे इररेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। इतनी लंबी मतलब वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, है ना। अब हमको जानना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो दी हुई है, थ्योरम 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 1.3, थ्योरम 1.3 क्या कहती है? थ्योरम 1.3 एक सिंपल सी बात कहती है, थ्योरम 1.3 एक सिंपल सी बात कहती है कि P एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है, और यदि P एक प्राइम नंबर है, ठीक है, P एक प्राइम नंबर है मान लिया, लेकिन यदि P जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, P जो है यदि a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो ये P जो है ना a को भी डिवाइड कर देगा, को डिवाइड कर देता है मतलब पूरा डिवाइड कर देता है, कुछ भी जो है रिमाइंडर नहीं बचता, कुछ भी शेषफल नहीं बचता, ठीक है। डिवाइड कर देता है मतलब पूरा डिवाइड कर देता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, ठीक है। तो यदि P a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे P को क्या माना है? प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर माना है, और a क्या है? हमारा इंटीजर है, ठीक है, a इंटीजर है। तो क्या कह रही थ्योरम? यदि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, then theorem 1.3 it follows that a is also divisible by p, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये रही आपकी स्क्रीन पर, आप देख लीजिए, और इसको भी अपन और क्वेश्चन करेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √5 is irrational number। बच्चों इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें थ्योरी बहुत है,
तो थ्योरी आपको समझना भी है और उसको लर्न भी कर लेना पैटर्न, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप कुछ गलत ना लें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन आपको तो लर्न मतलब समझ के इसको इसका जो पैटर्न है लिखने का, उसको आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना है कि आप भूले ना उस पैटर्न को। और उसके बाद अंडर रूट 5 इज इरेशनल जब हम प्रूफ करना सीख जाएंगे, तो उसके साथ साथ हम क्या सीखेंगे, अंडर रूट 2 भी हमसे बनने लगेगा और अंडर रूट 3 भी हमसे बनने लगेगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी हमसे बनने लगेंगे। तो हमको फर्स्ट क्या सीखना है, ये अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये हमको सीखना है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मान ले रहा हूं अंडर रूट 5 हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम कर रहे हैं ये, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी, हम इसके विपरीत ये मान ले रहे हैं, ठीक है, इसके विपरीत, इसके विरुद्ध, इसके उल्टा जो हमको दिया हुआ है कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर, इसको हम मान ले रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। जब ये रैशनल नंबर है तो हम इसको रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट for some integer a and b, इस टाइम में क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर ले रहा हूं, थोड़ा सा लंबा है ना क्वेश्चन इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर, हमने सबसे पहले इसको माना कि एक रैशनल नंबर है, और जब ये रैशनल नंबर है तो हमने ऐसे दो इंटीजर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, a और b, कि हम इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकें। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर a अपॉन b के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, where a and b are कोप्राइम, जहां पे a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर हम बता चुके हैं आपको कि इसको अभी शॉर्टेस्ट फॉर्म में होते हैं, इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसको अपन फर्दर और काट के शॉर्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, ठीक है, इससे और इसको अपन डिवाइड करके या कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता इसमें, ठीक है। तो a एंड b क्या है, कोप्राइम नंबर है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए b रूट 5 इज इक्वल टू a, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आएगा, b स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर को मैं पहले लिख लूं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो इसका रूट कैंसिल हो गया, b का स्क्वायर किया तो b स्क्वायर आ गया, और a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पलट के लिख लिया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर आया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर आया, यानी कि a स्क्वायर के फैक्टर हम करेंगे, फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर को, तो हमको 5 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब जो है a स्क्वायर जो है 5 के द्वारा डिविजिबल होगा, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब थ्योरम 1.3 हमने पढ़ी है, थ्योरम 1.3 हमने क्या पढ़ी है, यदि कोई प्राइम नंबर p है, ठीक है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो वो a को भी डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे प्राइम नंबर p की जगह क्या है, प्राइम नंबर 5 है, ये 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड कर देगा। तो मैंने लिखा है a स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, देन बाय थ्योरम 1.3 it follows that a is also divisible by 5, तो a भी जो है 5 के द्वारा डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सपोज हम a को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, हमको आंसर में क्या मिलता है, सपोज मान लेते हैं c मिलता है, ठीक है। सो वी कैन राइट फॉर सम इंटीजर c, हम क्या लिख सकते हैं,
a इज इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। यहां पे देखिए, है ना, a इज इक्वल टू क्या होगा, 5c होगा, तो इज इक्वल टू 5c। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं यहां पे, इसको मैं बोल दे रहा हूं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a, ठीक है, इसको मैं पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 5c का स्क्वायर, यहां a स्क्वायर में क्या मैंने पुट किया 5c, तो 5c का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इतना आया होगा समझ में। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। 5c स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, ठीक है, और c का होल 5c का होल स्क्वायर है, तो c इंटू सी यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 5c का होल स्क्वायर है, 5c का होल स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 इंटू सी इंटू सी, तो c इंटू सी का c स्क्वायर है, 5 इंटू 5 ऐसे लिख दिया, ठीक है, 5b स्क्वायर ये है, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। इसको पलट के भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो b स्क्वायर को फैक्टराइज करने पे हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। b स्क्वायर को फैक्टराइज करने पे हमको 5 मिल रहा है। b स्क्वायर कैसे फैक्टराइज होगा यदि आप करेंगे तो 5 इंटू सी, तो 5 मिल रहा है ना, तो b स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 5 है, और 5 फैक्टर इसका मतलब b स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then b square is divisible by 5, then b is also divisible by 5, ठीक है। तो b स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये कौन सी थ्योरम थी अपनी, 1.3। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा कि जो a है वो 5 से डिविजिबल है, यहां हम देख रहे हैं कि जो b है वो 5 से डिविजिबल है, लेकिन हम क्या मान चुके हैं, हमने ये माना है कि a और b क्या है, कोप्राइम है। a और b कोप्राइम है, कोप्राइम मतलब इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमको एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, वो क्या है, 5 है। तो देयरफॉर, तो हम क्या कह सकते हैं, therefore A and B have 5, at least 5 as a common factor। हम कह सकते हैं कि ए और बी के पास जो है 5 जो है कम से कम एक तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये किस फैक्ट का कंट्राडिक्शन हो गया, ये इस फैक्ट का कंट्राडिक्शन हो गया कि ए और बी को प्राइम है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट this contradicts the fact that A and B are co-prime। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है कि हमने पहले माना है ये कोप्राइम है और हमको यहां पे ये कोप्राइम नहीं मिला, कॉमन फैक्टर मिल गया, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने सबसे पहले गलत माना है। सबसे पहले गलत क्या माना है कि ये रेशनल नंबर है। तो दिस कंट्राडिक्शन have arisen due to our wrong assumption or incorrect assumption that under root 5 is rational number। हमने ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही गलत मान लिया है कि अंडर रूट 5 जो है रैशनल नंबर है, देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इररेशनल नंबर, ये एक इररेशनल नंबर है, और फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है, हैंस प्रूफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इररेशनल नंबर। हमको प्रूफ करना है कि अंडर रूट 3 इज इररेशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि अंडर रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी, अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट फॉर सम इंटीजर a एंड b। हम क्या लिख सकते हैं, इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हमने लिखा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, जहां पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। b को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया, b रूट 3 इज इक्वल टू a, दोनों साइड स्क्वायर किया, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर को पहले लिख दिया, 3b स्क्वायर को बाद में। ठीक है, अब a स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 3 है, a स्क्वायर का फैक्टर 3 है, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन बाय थ्योरम 1.3 इट फॉलोज दैट a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। यदि a स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो a भी 3 से डिवाइड हो जाएगा बाय थ्योरम 1.3 ऑफ चैप्टर 1। सो वी कैन राइट फॉर सम इंटीजर a is equal to 3c। यदि मैं a को जो है 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को मान लेते हैं c मिलता है, तो मैं लिख सकता हूं a is equal to 3c फॉर सम इंटीजर c। c भी क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। अब मैंने पुट कर दी वैल्यू किसकी, a is equal to 3c पुट कर दिया मैंने इक्वेशन 1 में। तो a जहां पे लिखा है वहां मैंने 3c लिख दिया, ये क्या हो गया, 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब 3 से 3 मैंने कैंसिल कर दिया, यहां पे क्या आया, 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और b स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 3 है, यानी कि b स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, b स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल है, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, b भी 3 से डिवाइड हो जाएगा बाय थ्योरम 1.3। तो हमने क्या देखा कि जो a था वो भी 3 से डिवाइड हो जा रहा था, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, और जो b है b भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी कि a और b इन दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 3 है। तो देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। बट हम पहले क्या मान चुके हैं, हम मान चुके हैं कि को प्राइम है, को प्राइम मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें, लेकिन हमको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो ये फैक्ट का कंट्राडिक्शन हो गया। तो बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। तो हमको कॉमन फैक्टर मिला 3, तो ये फैक्ट का कंट्राडिक्शन हो गया। किस फैक्ट का, कि ये को प्राइम है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, दिस कंट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग असम्पशन। हमने गलत असम्पशन लिया है। गलत असम्पशन हमारा क्या है, कि ये रैशनल नंबर है, अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर अंडर रूट 3 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अंडर रूट 2 का भी अपन करते हैं। हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इररेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है अंडर रूट 2 इज इररेशनल नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी, अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, सो वी कैन राइट फॉर सम इंटीजर a एंड b। हम दो इंटीजर a एंड b के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b लिख सकते हैं, a अपॉन b के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर हमने मान लिया इसको। तो अंडर रूट 2 को मैं a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब मैं b को यहां ट्रांसफर कर देता हूं, दो साइड का स्क्वायर कर देता हूं, a स्क्वायर को पहले लिख लेता हूं, इसको बाद में लिख लेता हूं। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 2 है, यानी कि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, then by theorem 1.3 it follows that a is also divisible by 2, a भी जो है 2 से डिविजिबल होगा। so we can write for some integer c a is equal to 2c। on putting the value of a to equation 1 क्या आ जाएगा, 2c square is equal to 2b square। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व किया था, हल्का सा काट दिया था, वैसे ही है। ठीक है, जहां जहां 3 है वहां वहां मैंने 2 कर दिया है। ठीक है, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को मैंने बाद में लिखा, b स्क्वायर को पहले लिख लिया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर का फैक्टर जो है वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 बाय थ्योरम 1.3। देयरफॉर हमको क्या मिला कि a और b दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 2 है। तो देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर।
लेकिन ये फैक्ट का कंट्राडिक्शन हो गया। किस फैक्ट का कंट्राडिक्शन हो गया? कि ए और बी जो है वो कोप्राइम है, ठीक है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? दिस कंट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग assumption that अंडर रूट 2 is a rational number, therefore अंडर रूट 2 is a irrational number। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है, एक का सॉल्यूशन तो आपको लर्न करना पड़ेगा, और इसके बाद आप अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 को आप इजीली कर पाएंगे। दोस्तों जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और जरूर चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल